वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो होगा शर्की सल्तनत के बारे में। जो शर्की सल्तनत था, जिसको जौनपुर सल्तनत के नाम से भी जानते हैं, ये हम लोग देखेंगे किस तरीके से जब तैमूर का इन्वेजन हुआ। तैमूर के इन्वेजन के बाद दिल्ली सल्तनत ख़त्म हो चुका था। दिल्ली की राजगद्दी जो थी वो खाली थी, क्योंकि सुल्तान महमूद तुगलक जो थे वो दिल्ली छोड़कर भाग चुके थे। पहले वो गुजरात जाकर छुपे रहे, फिर मालवा गए। तो इस तरीके से क्या हुआ कि कोई राजा था नहीं, तो जो दिल्ली की गद्दी थी वो कमज़ोर हो गई। कमज़ोर होते ही क्या हुआ कि जितने भी एम्बिशियस नॉबल्स थे, ना ज़मींदार थे, उन्होंने अपना इंडिपेंडेंस घोषित कर दिया। इन्हीं में से एक थे मलिक सरवर। मलिक सरवर जो एक टाइम पे नोबल थे ना, जब इन्वेजन हुआ और दिल्ली सल्तनत कमज़ोर पड़ गया तो उसके बाद उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया और गंगा वैली में शर्की सल्तनत की स्थापना कर दी। जो शर्की डायनेस्टी है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। देखिए, जितने भी शर्की सुल्तान थे वो अपने कई चीज़ों के लिए फेमस थे, जैसे कि उनका बहुत ही बेहतरीन कैपिटल था जौनपुर में। इसके अलावा उनका जो आर्किटेक्चरल स्टाइल था बहुत ही अलग, बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत खूबसूरत ब्लेंड था। दिल्ली सल्तनत का जो आर्किटेक्चर था वो, साथ में उनका अपना यूनिक आर्किटेक्चरल स्टाइल, ये दोनों मिल करके एक बहुत ही खूबसूरत जो है ब्लेंड दिखाता है। इसके लिए साथ में लर्निंग और कल्चर को बढ़ावा देने के लिए और उस रीजन में जहाँ पे जो गंगा वैली का रीजन है, इस रीजन में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए बहुत फेमस है। और इसी सारे एस्पेक्ट्स को हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। जो शर्की सुल्तान थे उन्होंने जौनपुर को, जो जौनपुर सिटी है ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर जो जौनपुर सिटी है उसको उन्होंने अपना राजधानी घोषित किया। और उनके ही शासनकाल में, उनके ही सपोर्ट से जौनपुर जो है बहुत फ्लरिश किया। और उन्होंने इस जौनपुर सिटी को बहुत सारे खूबसूरत बिल्डिंगों से सजाया, जैसे कि कई सारे महल थे, कई सारे मस्जिदें थीं, कई सारे मकबरे थे। तो अब इनमें से क्या है ना कि बहुत सारे अभी एग्जिस्ट नहीं करते हैं, सब खंडर हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, मिट्टी में मिल चुके हैं। लेकिन उनमें से जितने भी सरवाइव कर रहे हैं वो इस बात का सबूत है कि शर्की डायनेस्टी की आर्किटेक्चरल स्टाइल कितनी यूनिक और कितनी डेवलप थी। देखिए, ऐसा नहीं कि उन्होंने एक नया ही आर्किटेक्चरल स्टाइल निकाला, कह लीजिए कम्प्लीटली, बिल्कुल नहीं। उन्होंने क्या किया कि दिल्ली सल्तनत के जो आर्किटेक्चरल पैटर्न्स थे उनको कॉपी किया और उनमें से इंस्पायर होकर एक नए आर्किटेक्चरल स्टाइल को डेवलप किया, जिसमें जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स था वो था कि बहुत बड़े बड़े गेट हुआ करते थे, बहुत बड़े बड़े आर्चेस हुआ करते थे। अब ये जो यूनिक आर्किटेक्चरल जो स्टाइल उन्होंने डेवलप किया दिल्ली सल्तनत के आर्किटेक्चरल स्टाइल से, ये इनको अपने कंटेम्प्रेरी डायनेस्टीज़ से है ना एकदम अलग रखते हैं। और ये पहचान है कि जौनपुर जो सल्तनत था उनका आर्किटेक्चरल स्टाइल या आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट बाकी जो डायनेस्टीज थे इस टाइम के, उनसे काफ़ी ज़्यादा डेवलप था। जो शर्की सुल्तान थे जौनपुर के, वो सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कि पॉलिटिकल पावर के लिए ही जाने जा रहे थे कि वो लड़ाई कर रहे थे और अपना जो टेरिटरी थे वो एक्सटेंड कर रहे थे, नहीं, बल्कि वो बहुत बड़े सपोर्टर थे लर्निंग और कल्चर के। ये जो आपको इमेज दिख रहा होगा ये उन्हीं के टाइम का संस्कृत में जो लिटरेचर का एक पीस है। तो बहुत बड़े सपोर्टर्स थे और इसी वजह से, इनके सपोर्ट की वजह से जो जौनपुर था वो पोइट्स का हब बन गया। एक हब बन गया जहाँ कई सारे पोइट्स रहते थे, कई सारे स्कॉलर्स रहते थे, कई सारे जो लिटरेचर के स्कॉलर्स थे वो रहते थे, और अलग अलग फील्ड के कई सारे कह लीजिए कि ज्ञानी लोग यहाँ आकर के रहते थे। इसी वजह से जो जौनपुर है उसे शिराज ऑफ द ईस्ट का खिताब भी मिला, क्योंकि जो जौनपुर था वो देखिए आप कल्चरली कितना वाइब्रेंट था। इसके अलावा जो यहाँ पे इंटेलेक्चुअल वेल्थ थे, मतलब स्कॉलर्स भरे पड़े थे, तो एक तरह से इन्होंने बहुत ही वाइब्रेंट एक कंडीशन डेवलप किया था जौनपुर में, जो कि समझ लीजिए कि इंटेलेक्चुअल पर्सन से भरा पड़ा था, है ना। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, इसी टाइम पे, इसी पीरियड में एक जो बहुत ही फेमस राइटर थे मलिक मोहम्मद जैसी, आप जानते होंगे, जिन्होंने पद्मावत लिखी है, वो इसी टाइम पे जौनपुर में रहते थे। अब सोचिए इनके द्वारा जो लिखी गई एपिक्स हैं और जितने भी लिटरेरी पीसेज हैं वो जौनपुर के लिटरेरी हेरिटेज में समझ लीजिए कि कितना बड़ा रोल निभाती हैं। तो ये तो एक एग्जाम्पल है जिसको आप जानते थे। इसके अलावा बहुत सारे राइटर्स थे उस टाइम के जो बहुत फेमस उन्होंने लिटरेरी पीसेज लिखी हैं। तो इस वजह से जौनपुर बहुत ज़्यादा फेमस था। और आप कह सकते हैं कि लिटरेचर के मामले में, या चाहे वो एपिक हो, चाहे वो पोएम्स हों, चाहे वो किसी भी तरह की स्टोरीज़ हो, फिक्शनल हो, नॉन फिक्शनल हो, इन सब में बहुत ज़्यादा डेवलप किया था जौनपुर सल्तनत जो है।
अपने पीक पे जो शर्की सल्तनत था उसका एक्सटेंशन देखिए, वो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ से लेकर के नॉर्थ बिहार में दरभंगा तक, कहने का मतलब उसका वेस्टर्न अगर आप बाउंड्री देखिएगा शर्की सल्तनत का, तो वेस्ट में अलीगढ़ तक और ईस्ट में दरभंगा तक, नॉर्थ में नेपाल से लेकर के साउथ में बुंदेलखंड तक। तो इतना लंबा चौड़ा एक तरह से उनका जो एक्सटेंशन था, टेरिटोरियल एक्सटेंशन था, वो बढ़ गया धीरे धीरे, क्योंकि एक तो उनकी इकोनॉमी बढ़िया रही और लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया से मेंटेन किया उन्होंने। तो जो शर्की रूलर्स थे आखिर वो इतना एक्सटेंशन क्यों कर रहे थे? क्योंकि उनकी चाहत थी कि वो दिल्ली को कब्जा कर लें। जो आपको पता ही है कि दिल्ली सल्तनत अपने टाइम पे बहुत पावरफुल रहा था, और एक टाइम पे जो जौनपुर के जो सुल्तान थे वो नोबल हुआ करते थे दिल्ली सल्तनत की, तो उनकी ख्वाहिश थी कि हम दिल्ली के गद्दी पे बैठें। हुआ क्या कि मिड 15th सेंचुरी के अराउंड दिल्ली में लोधीज़ का राइज़ हुआ, लोधी डायनेस्टी वहाँ पे स्टार्ट हुई और धीरे धीरे लोधीज़ भी स्ट्रांग हुए। तो इन दोनों में क्या हुआ, कई सारे लड़ाइयाँ हुई, जिसके वजह से पहले शर्की सुल्तान जो थे ऑफेंसिव मोड में थे, कहने का मतलब वो कई बार दिल्ली पे अटैक किए हुए थे। लेकिन धीरे धीरे अब क्योंकि जो लोधीज़ थे वो स्ट्रांग हो गए, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के रीजन, इनका जो टेरिटरी था वो लोधीज़ ने जीत लिया। तो इस वजह से इनका जो ऑफेंसिव मोड था फिर डिफेंसिव मोड में आ गया। अब ये सिर्फ और सिर्फ अपनी टेरिटरी बचाने के सोच से लड़ाई करने लगे। लेकिन हुआ क्या कि लोधीज़ स्ट्रांग हो गए, तो ये जीतते चले गए इनकी टेरिटरी, और लास्ट में हम लोग देखते हैं कि बहलोल लोधी ने 1484 में जो सुल्तान थे जौनपुर के, उनको हरा करके पूरा का पूरा जो जौनपुर सल्तनत था उसको अपने अंदर मिला लिया, और शर्की डायनेस्टी का यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ख़त्म हो गया। हालांकि वो कह सकते हैं कि मरे नहीं थे। बिहार जो दरभंगा वाला रीजन था यहाँ पे वो रूल करने मतलब कंटिन्यूस रहे, रूल करने लगे, लेकिन उनका जो कह सकते हैं कि पावर था वो बहुत कम हो गया, छोटे से वो रूलर रह गए। जबकि हम देखते हैं कि 1484 में जो शर्की सल्तनत था, जौनपुर सल्तनत था, उसका डाउनफॉल हो गया, लेकिन उनका जो रूल था, ये जो उनके जितने भी रूलर्स थे, उन्होंने एक बहुत ही लास्टिंग इम्पैक्ट इस रीजन में डाला। कैसे डाला? आपको पता था कि जब तैमूर का इन्वेजन हुआ उसके बाद पूरा सीट खाली रहा दिल्ली का, और फिर वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आ जाती है। तो होता क्या है कि इस टाइम पे, जिस टाइम में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, मतलब सेंट्रल अथॉरिटी जो है दिल्ली का वो पूरा कोलैप्स कर चुका है, शर्की रूलर्स जो हैं बहुत ही इफेक्टिवली लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर रहे हैं एक बड़े से रीजन में। आपको पता है छोटा रीजन तो है नहीं, अलीगढ़ से लेकर के इधर दरभंगा तक इतने बड़े रीजन में जो है वो पूरा लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किए हुए हैं, जबकि कोई बहुत बड़ा रूलर दिल्ली की गद्दी पे बैठा हुआ है नहीं। तो हर छोटे छोटे रिबेलियंस और छोटे छोटे नोबल्स अपने आप को राजा घोषित कर सकते थे, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर इन्होंने इतना स्ट्रांगली मेंटेन किया हुआ था कि ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसके अलावा उन्होंने जो बंगाल के रूलर्स थे उनके भी कई सारे अटैम्प्ट्स को फेल कर दिया था, कई सारे अटैक्स को फेल कर दिया था, क्योंकि जो बंगाल के रूलर्स थे उनको ये अपॉर्चुनिटी दिखा होगा कि भाई दिल्ली जो सल्तनत है वो तो ख़त्म हो गया, तो वो अपना जो है उत्तर प्रदेश का जो ईस्टर्न रीजन है, खासकर बिहार और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, इस रीजन में वो अटैक करके अपने बंगाल के किंगडम में वो उसको मिलाना चाहते हों। तो कई अटैम्प्ट्स को इन्होंने फेल किया, जिसकी वजह से इस रीजन में, ये जो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और बिहार वाला रीजन है, इस रीजन में कंप्लीट स्टेबिलिटी उन्होंने इंश्योर किया। इसके अलावा जो उन्होंने कल्चरल ट्रेडिशन इस्टेब्लिश किया था वो उनके ख़त्म होने के कई सदी बाद तक भी हमको देखने को मिलता है कि वो कंटिन्यू करता रहा, जिसकी वजह से जो कल्चरल फैब्रिक था उस एरिया का, जो कल्चरल कह सकते हैं कि मिक्सचर था, वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने कह सकते हैं कि बुना, और वो लास्टिंग रह गया, वो ख़त्म नहीं हुआ। वो छाप हमको देखने को मिलता है कि शर्की सुल्तान का इनके जो कल्चरल फैब्रिक है इस रीजन के, उस पर एक बहुत ही बड़ा छाप हमको देखने को मिलता है। तो खैर आज के टॉपिक में इतना ही। आई होप कि आपको मेडिवल इंडिया का जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें शर्की डायनेस्टी का थोड़ा बहुत योगदान आपको समझ में आया होगा। और अगर आप और डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट में कह सकते हैं, हम इस पर और डिटेल्ड वीडियो इसका बना सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, तब तक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय। तो बस इस वीडियो में इतना ही ज्ञान दे पाऊँगा। ज़्यादा ज्ञान पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने नालायक दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।